नमस्कार, आप देख रहे हैं हिस्ट्री शीटर और मैं हूं आपके साथ नैना यादव। बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा, ये डायलॉग तो आप सभी ने फिल्म शोले में सुना होगा। लेकिन असल जिंदगी में भी एक खूंखार डाकू का ऐसा ही आतंक और ऐसा ही खौफ था, जिसका नाम था वीरप्पन। वीरप्पन दक्षिण भारत के जंगलों का सबसे बड़ा और सबसे खूंखार तस्कर था, जिसके ऊपर सैकड़ों लोगों की हत्या, 2000 से ज्यादा हाथियों का शिकार और 140 करोड़ से ज्यादा की चंदन तस्करी का आरोप था। लंबी मूछें, बेखौफ आवाज, यही उसकी पहचान थी, जो हिंदुस्तान के 3 राज्यों में आतंक का पर्याय बन गई। दक्षिण भारत के जंगलों का सबसे बड़ा और सबसे खूंखार तस्कर वीरप्पन, जिसके किस्से आज भी चर्चा में रहते हैं। वीरप्पन का डर ऐसा था कि आज भी तमिलनाडु के लोगों के जहन में उसकी दरिंदगी की कहानियां जिंदा हैं। वीरप्पन जब तक जिंदा रहा, दक्षिण की सरकारों के लिए वो सरदर्द बना रहा। वीरप्पन के पास ना कोई बड़ी सेना थी, ना हथियारों का जखीरा, लेकिन जंगल उसका किला था। वो हर रास्ते बखूबी जानता था। पेड़ों की सरसराहट से खतरे का अंदाजा वो लगा लेता था। और उसका पहला अपराध था एक वन अधिकारी की हत्या, जिसने उसके खिलाफ कार्रवाई की कोशिश की। और यहीं से शुरू हुई उसकी खूनी और रहस्यमयी कहानी। घने जंगल में जब धुंध उतरती है तो पेड़ों के बीच से एक साया गुजरता है, हाथ में बंदूक, आंखों में जुनून। और वो कोई साधारण इंसान नहीं है, वो है वीरप्पन। जंगल का सम्राट, जो कानून से नहीं अपने नियमों से चलता था। कभी शिकारी, कभी डकैत, कभी रॉबिन हुड। उसके नाम से जंगल कांपता था और सरकारें सिर झुकाती थीं। दक्षिण भारत का घना जंगल, रात की सन्नाटेदार हवा और अंधेरे में गूंजती गोलियों की आवाज, यही था वीरप्पन का साम्राज्य। कूज मुनिस्वामी वीरप्पन उसका असली नाम था, लेकिन लोग उसे डकैतों का राजा कहते थे। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के घने जंगल थे उसका ठिकाना। उसका रूप बेहद डरावना था। उसके चेहरे पे उगी हुई मोटी मोटी मूछें और उसकी अंगारों की तरह दिखती आंखें और उसके हाथ में बंदूक हमेशा रहती थी। जंगल उसके लिए घर नहीं, राजधानी था। हर पेड़ उसका प्रहरी था, हर आवाज उसका सिग्नल। पुलिस जहां कदम रखती, वहां वीरप्पन पहले से मौजूद होता। उसका रास्ता सिर्फ वही जानता था और उसका नियम था जो जंगल में आया
वो मेरी अदालत में है। एक नाम जिसने 2 राज्यों की सरकारों को झुकाया, एक चेहरा जिसे देखने से पहले लोग कांप जाते थे। नाम था वीरप्पन। डकैत, तस्कर, हत्यारा या सिस्टम का बदला हुआ चेहरा। आज हम आपको उस जंगल में ले चलेंगे जहां कानून की नहीं, वीरप्पन की चलती थी। यह कहानी है उस शख्स की जिसने पूरे दक्षिण भारत की पुलिस को 20 साल तक चकमा दिया, जिसके नाम से सरकारें कांपती थी और जंगल उसका साम्राज्य था। एक ऐसा अपराधी जो कुछ लोगों के लिए रॉबिन हुड था तो कुछ लोगों के लिए जिंदा राक्षस। आसपास के इलाकों में वीरप्पन को लेके कई तरह की बातें फैली हुई थीं। कहा यह भी जाता था कि जब गांव के लोग सोते थे तो किसी के दरवाजे पर दस्तक होती थी और वीरप्पन सामने खड़ा होता था। उसकी आंखों में एक ऐसी रहस्यमयी चमक थी जिसको देखकर गांव के लोग उसे कुछ भी देने को तैयार हो जाते थे। तमिलनाडु के गोपीनाथम में चंदन तस्कर वीरप्पन का जन्म हुआ। गरीबी, जंगल और बंदूक, यही उसकी दुनिया थी। गांव के लोग लकड़ी, शिकार और जंगल पर निर्भर थे। यहीं से शुरू हुई वीरप्पन की कहानी। बंदूक और जंगल के रिश्ते की कम उम्र में ही उसने हाथियों का शिकार करना सीख लिया और यही बना उसकी जंगल पर हुकूमत का पहला सबक। कहते हैं उसने पहली बार हिरण को मारा और फिर शिकार उसकी आदत बन गई। वीरप्पन जंगल में जाकर अपने पिता के साथ बकरियां चराया करता था और वहीं पर उसने गोली चलाना भी सीख लिया था। कहते हैं महज 10 साल की उम्र में वीरप्पन ने हिरण को मार दिया था और 15 साल की उम्र में वीरप्पन ने हाथी तक को गोली मार दी थी। यानी जिस कच्ची उम्र में बच्चे अपने माता पिता का सहारा तलाशते हैं, उस कच्ची उम्र में वीरप्पन शिकार करने में माहिर हो गया था। उन्नीस 1980 के दशक में वीरप्पन ने हाथी दांत की तस्करी शुरू की। कहा जाता है उसने करीब 2000 हाथियों को मार गिराया। एक हाथी दांत लाखों में बिकता था। उसका नेटवर्क तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल 3 राज्यों में फैल चुका था। लेकिन धीरे धीरे वो सिर्फ शिकारी नहीं रह गया था, वो बन गया था कुख्यात डकैत। 1970 के दशक में जंगलों में चंदन की तस्करी शुरू हुई थी। बाद में इसकी खबर वीरप्पन को भी मिली। यहीं से शुरू हुई देश के सबसे बड़े चंदन तस्कर वीरप्पन की जंगल के सम्राट बनने की कहानी। वीरप्पन ने तस्करों के गिरोह में शामिल होकर देखा कि किस तरह सरकारी अफसर और तस्कर मिलकर जंगल लूट रहे हैं। धीरे धीरे वो खुद गिरोह का सरदार बन गया। वीरप्पन जंगल को ऐसे जानता था जैसे अपनी हथेली को। पुलिस ने कई बार उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो पेड़ों के बीच हवा की तरह गायब हो जाता था। वीरप्पन का मामा चंदन की लकड़ी का तस्कर था। उसी ने वीरप्पन को इस धंधे में शामिल किया था। धीरे धीरे वीरप्पन को जंगल की हर पगडंडी याद हो गई। पुलिस की नजर से बचकर निकलना वीरप्पन के लिए मानो खेल बन चुका था। धीरे धीरे वीरप्पन ने अपना गिरोह बनाया और आसपास के इलाकों में डकैती डालना शुरू कर दिया। कि वीरप्पन का जो जन्म है बिल्कुल एक साधारण गरीब परिवार के अंदर हुआ। उसके चाचा हाथी के दांत के तस्कर थे,
तो 10 वर्ष की उम्र में ही उसने अपने चाचा को ज्वाइन कर लिया और वो भी हाथी के दांतों के कारोबार के अंदर जुड़ गए। चूँकि इसके अंदर पैसा बहुत था और जंगलों के अंदर रहने वाले थे, तो इतने घने जंगल थे कि पुलिस के लिए, सरकार के लिए, किसी भी एजेंसी के लिए उस समय ना गूगल था, ना उस टाइम डिजिटल कोई इन्वेस्टिगेशन थी, ना डिजिटल ऑपरेटर्स थे, तो उन जंगलों तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। तो 10 साल की उम्र से उन्होंने अपना इतिहास शुरू करा। उसके बाद धीरे धीरे वो अपने चाचा के बिजनेस में शामिल हुआ और बाद में चाचा निकल गए। उसके बाद तमाम जितना बिजनेस का कारोबार था उसके हिस्से में आ गया। धीरे धीरे उसने अपना एक गैंग बनाया, गांव के लड़कों को इकट्ठा किया और चूंकि उसका गांव एक ऐसी जगह था जो 3 स्टेट के जंगलों से मिलता था, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, और इतने सघन जंगल थे कि उन तक आम पुलिस वाले को या किसी भी फॉरेस्ट के अधिकारी तो वहाँ तक पहुँचना मुश्किल था। लाल चंदन जो केवल कुछ इलाकों में मिलता है, वीरप्पन ने इसे रेड गोल्ड का साम्राज्य बना लिया। कहा जाता है कि उसने करोड़ों रुपए का चंदन देश से बाहर बेचा। सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि करीब 10,000 टन चंदन उसने अवैध रूप से काटा और उसे बेच डाला। लाल चंदन की लकड़ी जिसकी खुशबू पूरे एशिया में बिकती थी, वही बना उसके अपराध का सिग्नेचर। हर कटे पेड़ के साथ उसकी जेब भारी होती गई और उसका नाम अखबारों की हेडलाइन में चढ़ता गया। कहते हैं उसके पास इतना पैसा था कि पूरा गांव खरीद सकता था, पर वो जंगल नहीं छोड़ना चाहता था। उन्नीस 1980 के दशक के आखिर तक वीरप्पन तस्कर से आतंक बन चुका था। उसके गिरोह में 150 से ज्यादा लोग थे जो हथियारों के साथ उसके साथ 24 घंटे रहते। वीरप्पन के पास M16 राइफल थी और कुछ सेना के पुराने हथियार। कहा जाता है हत्या के अलावा सरकारी रिकॉर्ड में इस कुख्यात तस्कर के नाम 2000 से ज्यादा हाथियों के कत्ल का भी केस दर्ज है। वीरप्पन के निशाने पर था पुलिस, वन विभाग और कोई भी वो जो उसके रास्ते में आए। 70 के दशक के आखिरी तक उसका नाम जंगल के हर कोने में फैल चुका था। वो पुलिस चौकियों पर हमला करता, ग्रामीणों को बंधक बनाता और सरकारी अफसरों को डराकर पैसे वसूलता। लोगों का कहना है कि रात को जब जंगल से अजीब सी सीटी की आवाज आती तो सब समझ लेते कि वीरप्पन आस पास है और फिर शुरू होता वीरप्पन का असल खेल। वीरप्पन ने अपनी पहली हत्या की थी एक वन अधिकारी की। वजह थी पुलिस की ओर से लगातार पीछा करना और उसके साथ मारपीट। इसके बाद उसने दर्जनों पुलिस और वन अधिकारियों की हत्या कर दी। जंगल में इसी के साथ कानून खत्म हो चुका था। यहाँ चलता था तो बस वीरप्पन का राज। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल की पुलिस ने कई बार वीरप्पन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो भाग निकलता था। जंगल की इतनी गहरी जानकारी शायद ही किसी इंसान को वो रही हो जितनी वीरप्पन को थी। वो पुलिस के आने से पहले ही उनके कदमों की आहट को पहचान लेता था। कई बार तो उसने पुलिस वालों को घेर कर मार भी डाला। जिसमें वीरप्पन ने करीब 100 से ज्यादा पुलिस वालों का कत्ल किया। 9 अप्रैल 1993 पलार के पास एक बारूदी सुरंग हमले में 22 STF कर्मी मारे गए। 14 अगस्त 1992 पुलिस अधीक्षक T हरिकृष्णा और 5 अन्य पुलिसकर्मी मारे गए। 19 और 20 मई 1992 रामपुरा पुलिस स्टेशन के पास 5 पुलिसकर्मी मारे गए।
उसका पर्पज केवल बदला लेना था। और ख़ास तौर से जो पुलिस ऑफिसर उसको टारगेट करते थे या उसको चेज करते थे, वो सबसे पहले उनको एलिमिनेट करता था। इसी तरह जो राजकुमार उस टाइम टॉप थे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, तो वो चाहता था उससे करोड़ों रुपए की फिरौती लेने के लिए उसने उसका अपहरण किया। बहुत लंबे समय तक उसका जंगल के अंदर उसको कंसील करके छिपा के रखा गया। हालांकि उसको कोई प्रताड़ना या इस तरह की चीज़ नहीं दी गई। उसका पर्पज़ केवल और केवल अपना जो सोशल प्रोफाइल मजबूत करना था और एक पैसा एक्सटॉर्शन करना था। तो ये उसकी एक मॉडस ऑपरेंडी थी। इसलिए उस क्रम के अंदर उसने मैक्सिमम पुलिस ऑफिसर्स को मारा और आईएफएस ऑफिसर्स को मारा, क्योंकि वो हमेशा उसको सर्च करते रहते थे। वो नहीं चाहता था कि पकड़ा जाए और जेल के अंदर रहे, लंबे टाइम तक जेल के अंदर रहे। तो इसी क्रम के अंदर उसने बड़े से बड़े एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग और तमाम फिरौतियाँ की, जिसका इतिहास बहुत लंबा है। उसको टारगेट कर रखा था कि वीरप्पन को उसको एलिमिनेट करना है। इसलिए उसने जब उसका एक पैशन था कि वो पुलिस अधिकारियों की खास तौर से वो गर्दन काटता था, और गर्दन काटकर ये जो पुलिस अधिकारी विशेष जिनकी फुटबॉल बनाकर खेला करता था, उससे उसकी व्यक्तिगत एक रंजिश थी। उसके मन में एक धारणा थी कि इससे मुझे रिवेंज लेना है, बदला लेना है। इसी क्रम में उसकी गर्दन काटकर वो अक्सर उसको लात मारकर खेला करता था। ये उसका एक वहशीपन की निशानी है कि किस हद तक वीरप्पन वहशी या राक्षसी प्रवृत्ति का आदमी हो चुका था, जो आदमी की गर्दन से भी खेलने की कोशिश करता था। 1990 के दशक में वीरप्पन ने एक नया तरीका अपनाया, अपहरण का। राजनेता, पुलिसकर्मी, यहां तक कि फिल्मी स्टार्स भी उसके निशाने पर थे। वीरप्पन अब कानून से ऊपर हो चुका था और सरकारें उसकी दहशत से नीचे अपनी जमीन तलाश रही थी। वीरप्पन का खेल सिर्फ जंगल तक नहीं रह गया था, वो राजनीति और सिनेमा तक पहुंच चुका था। वीरप्पन का खौफ ऐसा था कि उसके गिरोह ने लगभग 200 से ज्यादा लोगों की हत्या की। इसमें पुलिस अफसर, वन विभाग के कर्मचारी और आम लोग शामिल थे। उसके नाम से लोग बच्चों को डराते थे, कहते थे सो जाओ वरना वीरप्पन आ जाएगा। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में बच्चों को सुनाई जाने वाली डरावनी कहानियों में वीरप्पन का नाम शामिल था। 30 जुलाई 2000 को वीरप्पन ने सुपरस्टार डॉक्टर राजकुमार का अपहरण उनके फार्म हाउस से कर दिया और छोड़ने के बदले में पैसे, हथियार और अपने साथियों की रिहाई की मांग की। 25 अगस्त 2002 को वीरप्पन ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री एच नागप्पा को चामराजनगर जिले के कामगिर स्थित उनके गांव से अगवा कर लिया। पुलिस उन्हें रिहा कराने में नाकाम रही और नागप्पा 3 महीने के बाद कर्नाटक के एक जंगल में मृत पाए गए। 186 पुलिस वाले और फॉरेस्ट अधिकारी और तमाम सिविलियंस का उसने मर्डर किया। वो अपने समय का सबसे बड़ा तस्कर कहलाया, चूँकि चंदन वहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर उन जंगलों के अंदर मिलता था और इस धंधे के अंदर बहुत पैसा था। तो इसी पैसे की ललक के ने उसको इतने बड़े मुकाम पर पहुँचा दिया कि तमाम जो सिस्टम था एक तरह से उसके सामने नेस्तनाबूद हो गया, बल्कि कहें जीरो हो गया। तमाम स्टेट की पुलिस उससे परेशान थी। बड़े से बड़े हीरो का, एक राजकुमार नाम के हीरो का उसने किडनैपिंग की, उससे बड़े भारी मात्रा में फिरौती मांगी गई करोड़ों के हिसाब से। हालांकि सरकार मना करती रही, फिरौती नहीं दी गई, परंतु ये असलियत है कि फिरौती दी गई और सरकार ने अपने आदमी को बचाने के लिए, और एक मंत्री भी इसमें थे जिनको भी किडनैप किया गया था, बचाने के लिए कई बार करोड़ों रुपए की फिरौती सरकार की तरफ से, सरकारी खजाने से दी गई। राजकुमार जनता के दिल में थे और वीरप्पन ने उस भावनात्मक कमजोरी का फायदा उठाया। राजकुमार 108 दिन बाद रिहा हुए। पर इस अपहरण ने वीरप्पन को लिविंग लेजेंड ऑफ फियर बना दिया। यहीं से शुरू हुआ पुलिस का वीरप्पन के खिलाफ आखिरी वार।
तमिलनाडु और कर्नाटक पुलिस ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए मिलकर टीम बनाई। स्पेशल टास्क फोर्स बना। उनका मिशन सिर्फ एक ही था, किल वीरप्पन। सालों तक चले ऑपरेशन में सैकड़ों पुलिसकर्मी मारे गए। वीरप्पन ने हर बार जंगल को अपनी ढाल बनाया। कभी ग्रामीणों के बीच छिपा तो कभी साधु बनकर भागा। एसटीएफ ने 8 साल तक वीरप्पन का पीछा किया। हर मुखबिर, हर वायरलेस कॉल, हर चाल, सब कुछ ट्रैक किया जा रहा था। लेकिन वीरप्पन का नेटवर्क पुलिस से भी बड़ा था। मीडिया ने वीरप्पन को जंगल का किंग कह दिया। कुछ लोग उसे गरीबों का मददगार मानते थे, जो अमीरों से लूटकर गरीबों में बांट देता था। पर असलियत में उसके आतंक से गांव के लोग भी डरते थे। वो खुद को शेर कहता था और अपने इलाके को जंगल की अदालत। शहर की अदालतें किताबों में लिखी होती हैं, पर वीरप्पन की अदालत जंगल की जमीन पर चलती थी, जहां फैसला बंदूक देती थी और सबूत धुआं बनकर हवा में उड़ जाते थे। पुलिस के लिए वो दुश्मन था, पर जंगल के कुछ लोगों के लिए वो उनका अपना था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने सिस्टम से नहीं, सिस्टम के खिलाफ जीना शुरू किया था। इक्कीस अक्टूबर 2004 एसटीएफ ने गुप्त ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन कोकून। वीरप्पन को झांसे में फंसाकर उसे एम्बुश में बुलाया गया। वो पुलिस के वेश में आए मुखबिरों के साथ वैन में बैठा। पुलिस ने धर्मपुरी के पास उसे घेर लिया और रास्ते में एसटीएफ ने गोलीबारी कर दी। कुछ ही मिनटों में जंगल का राजा गिर चुका था और वो आदमी जिसने जंगल को अपने नाम कर लिया था, वो पुलिस की गोली का शिकार हो चुका था। वीरप्पन वो नाम जो भारतीय अपराध इतिहास की सबसे लंबी मैनहंट बना। 40 करोड़ का ऑपरेशन, 20 साल की खोज और आखिर में 20 मिनट की गोलीबारी। वो आया जंगल से, लड़ा कानून से और खत्म हुआ उसी जंगल की गोद में। ये थी कहानी वीरप्पन की, एक ऐसा नाम जो भारत के अपराध इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगा। वीरप्पन तो मर गया, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है। कई फिल्में बनी, किताबें भी लिखी गई, पर आज भी लोग पूछते हैं क्या वो सिर्फ अपराधी था या एक ऐसी व्यवस्था का परिणाम जिसने जंगल के बेटे को डकैत बना दिया। वीरप्पन मर गया, लेकिन वो सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो उस व्यवस्था का प्रतिबिंब था जहां जंगल भूखा है, लोग मजबूर हैं और कानून बस कागज पर जिंदा है। दो राज्यों की पुलिस, सैकड़ों गोलियां, करोड़ों रुपए का ऑपरेशन
लेकिन सवाल अब भी वही, क्या हमने वीरप्पन को मारा या सिर्फ एक नाम मिटाया? क्योंकि जब भूख, अन्याय और लालच मिलते हैं तो हर जंगल में एक नया वीरप्पन जन्म लेता है। टीवी चैनलों ने उसे टेरर ऑफ साउथ कहा। गांव के लोग उसे वीरा अन्ना, वीरा भाई कहते थे। वो अपराधी था या नायक, ये सवाल अब भी खुला है, क्योंकि कुछ कहानियां कभी सच नहीं होती, वो सिर्फ लोगों के डर और भरोसे से लिखी जाती हैं। कहते हैं हर अपराधी कभी एक मासूम होता है। वीरप्पन भी कभी एक बच्चा था जो जंगल में शिकार सीख रहा था, लेकिन वक्त ने उसे शिकारी से राक्षस बना दिया। वो दूसरों को मारता गया और अपने अंदर की इंसानियत भी। शायद यही जंगल का सच है। जिसे जंगल में जीना है उसे दरिंदा बनना पड़ता है। वीरप्पन मारा गया, लेकिन उसका रहस्य, उसकी दास्तान और उसका खौफ आज भी जीवित है। उसकी मौत ने भले ही एक अध्याय खत्म कर दिया हो, लेकिन सवाल आज भी बाकी है, क्या वीरप्पन सिर्फ अपराधी था या उस व्यवस्था का नतीजा जिसने जंगलों में इंसान को जंगली बना दिया? हिस्ट्री शीटर में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।